हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, राइट। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। उसमें हम डील करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ में हमारा टारगेट वही 100 में से 100 नंबर लेने हैं अकाउंटेंसी में, क्लास ट्वेल्थ में। उसके लिए जब आपकी क्लास ट्वेल्थ का स्टार्ट किया जाता है तो पार्टनरशिप से उसका स्टार्ट किया जाता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, राइट। उसमें भी जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बार पहले की तरह फिर आपकी पोजीशन को कंफर्म करवाना चाहता हूं एक बार, कि मान लीजिए कि आप एक अकाउंटेंट हैं और आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, और यानी आप जो कुछ भी एज एन अकाउंटेंट रिकॉर्ड करने वाले हैं वो बिजनेस की बुक। यहाँ पार्टनरशिप की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम बात फर्म की करेंगे, कंपनी की नहीं की जाएगी। तो आप एक, और फर्म किसे कहा जाता है? पार्टनर्स, कलेक्टिवली नोन एज फर्म, राइट। बट जब अकाउंटिंग की बात आती है तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी बेसिक अजम्पशन है जो शायद आपको याद हो, तो आपने 11th में जो एजम्पशंस करी थी उसमें एक एजम्पशन थी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। यानी जब भी आप अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले होंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर की हो, चाहे वो पार्टनरशिप की हो, और चाहे वो कंपनीज की हो, आपको अपने आप को ये मानना है कि आप एक अकाउंटेंट हैं। और किसके अकाउंटेंट हैं? आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। यानी आपने जो भी जर्नलाइजिंग से जो स्टार्ट करना है, क्योंकि किसी भी अकाउंटिंग की स्टार्ट हमेशा जर्नलाइजिंग से ही होता है। दिस इज द प्राइम स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। तो एज एन अकाउंटेंट सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन को डिफाइन करना है कि आपकी पोजीशन क्या है। आप एक अकाउंटेंट हैं, किसके? बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, ना कि ऑनर के अकाउंटेंट हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मान के चलना है, ये कंसेप्ट अपने माइंड में हमेशा रखना है, ये प्रिंसिपल हमेशा अपने माइंड में रखना है कि जब भी अकाउंटिंग आप सीखने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को एक अकाउंटेंट आप मानेंगे, वो भी बिजनेस का। और जो बिजनेस के ऑनर्स होंगे, जैसे हम पार्टनरशिप में बात करेंगे तो पार्टनर्स, यहाँ हम ले लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, मान के चलते हैं कि जो पार्टनरशिप जिसकी आप अकाउंटिंग सीखने वाले हैं उसमें दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। A and B are, there are two partners in the partnership जिसकी आप अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। तो एज एन अकाउंटेंट आपकी पोजीशन, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं और उस फर्म के अपने ही ऑनर्स यानी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए एंड बी आर ऑपोजिट एंटिटी टू योर फर्म। यानी जिस बिजनेस के आप अकाउंटेंट हैं, जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके जो अपने ही पार्टनर्स हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट एंटिटी हैं। कहने का मतलब, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन बिजनेस का अपने ही पार्टनर्स के साथ भी होगा तो एज एन अकाउंटेंट आपको उससे भी रिकॉर्ड करना है, राइट। तो इस बेसिक एजम्पशंस को साथ लेके चलते हुए आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की बात होती है, यानी बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप की बात होती है, तो एज एन अकाउंटेंट आपको क्या नई चीज सीखने की जरूरत है।
तो जब भी हम 12th की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैं ये अजम्पशन मान के चलता हूँ कि आप लोग 11th की जो अकाउंटिंग थी उससे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं। यानी 11th की अकाउंटिंग का जो बेसिक प्रोसेस है वो आपको अच्छे तरीके से आता है। यानी थोड़ा सा अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो 11th क्लास में आप अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर करते थे। यानी जब एक इंडिविजुअल अकेला बिजनेस करता था तो उसका बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहता था वो आपने सीखा था। यानी हर अकाउंटिंग की शुरुआत आप सबसे पहले जर्नलाइजिंग से करते थे, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती थी, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता था, देन उसके बाद एनालिटिकल नेचर का काम किया जाता था एक अकाउंटेंट के द्वारा। यानी उसके बाद प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के लिए आप दो अकाउंट बनाते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। हम पॉजिटिव रहते हुए सिर्फ प्रॉफिट की ही बात करेंगे, राइट। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसका जो रिजल्ट था उसे नेट प्रॉफिट कहा जाता था, राइट। तो यहाँ और उसके बाद क्या किया जाता था, एज एन अकाउंटेंट आपको पता था कि जो भी प्रॉफिट निकल के आता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू अ सिंगल पर्सन, राइट। तो डेफिनेटली अगर कोई प्रॉफिट है तो वो उस बंदे को मिलना चाहिए। और मैं मिस्टर ए हूँ, 11th में जो आपने सीखा था, आप अकाउंटेंट हैं बिजनेस के, है ना। और आपको पता है कि जब भी अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को और उसके अपने ऑनर्स को अलग अलग एंटिटीज माना जाता है। यानी कोई भी लेन देन बिजनेस का अपने ही ऑनर के साथ भी होगा जिसमें पैसा या पैसे से जुड़ी चीज़ इन्वॉल्व होगी, तो एज एन अकाउंटेंट आपका फर्ज बनता है कि आप उन ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। फिर जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं 11th, तो वहाँ पे जब भी प्रॉफिट निकल के आता था, यानी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसमें जो नेट प्रॉफिट निकल के आता था, तो एज एन अकाउंटेंट आप क्या किया करते थे, आपको पता था दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर एंड हेयर इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली वन पर्सन इज एन ऑनर। और आप क्या करते थे, और वो जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था उसे कैपिटल कहा जाता था। तो आप एज एन अकाउंटेंट जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आता था बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप उस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे और वो कैपिटल आप दिखाते थे बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाली साइड, राइट। तो ये बेसिक प्रोसीजर जो था ये आपको ऑलरेडी पता है। और आसानी आपकी 12th में इस वजह से भी हो जाएगी कि यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका तो बिल्कुल वही रहेगा। जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा तो डेफिनेटली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाएंगे। बट जब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की बात होगी तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तो तरीका वही रहेगा, बट यहाँ पर आपको वो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यानी इन योर क्लास 12 सिलेबस when you're trying to learn accounting for partnership as an accountant, तो आपको ये याद रखना है, आपके लिए ये एक थोड़ी आसानी हो जाएगी कि आपको वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जब हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को सीखने की बात करेंगे, उस टाइम पे आपको वो नेट प्रॉफिट प्रोसीजर वही रहेगा, बट वो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आपको गिवन होगा। यानी नेट प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया गया होगा, राइट। तो अब उसके बाद यानी वहां नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की आपकी टेंशन क्लास 12th में नहीं है, राइट। अब उसके बाद एज एन अकाउंटेंट प्रोसीजर तो वही रहेगा, जो भी प्रॉफिट निकलता है वो दैट बिलोंग्स टू ओनर्स। तो जब आप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी दिया होगा उस टाइम पे। तो नेट प्रॉफिट आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपको दिया होगा। तो फिर एज एन अकाउंटेंट प्रोसीजर वही रहेगा, दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। तो आप एज एन अकाउंटेंट जब वो प्रॉफिट लेके, और आपको पता है ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है उसे कैपिटल कहा जाता है। तो कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड आपने कैपिटल्स दिखाई होंगी पार्टनरशिप में। तो जब एज एन अकाउंटेंट आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे
वहां आपको देखने को मिलेगा यार ये सारा प्रॉफिट किसी एक पार्टनर को नहीं दिया जा सकता, बिकॉज देर आर टू पार्टनर्स, ए एंड मिस्टर बी। तो वहां एज एन अकाउंटेंट आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अब मिस्टर ए को कितना दिया जाए और मिस्टर बी को कितना दिया जाए, राइट? तो आपके एज एन अकाउंटेंट तो डेफिनेटली आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। तो जब भी ये सवाल एज एन अकाउंटेंट आपके मन में आएगा, आप रेफर करेंगे पार्टनरशिप डीड को। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कि वो अपने प्रॉफिट्स के साथ कैसे डील करने वाले हैं। यानी जब पार्टनरशिप स्टार्ट की जाएगी तो डेफिनेटली ये पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी किया जा सकता है। दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो वो ओरली भी डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट को इस तरीके से बांटा जाएगा। बट किसी भी फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव दिस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसके लिए it is always better to have it in written form. When the partnership agreement is in written form, it is called partnership deed. तो यानी प्रॉफिट आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी गिवन। अब उस प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो एज एन अकाउंटेंट आप रेफर करेंगे पार्टनरशिप डीड को। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है ये हर पार्टनरशिप एग्रीमेंट की अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। बट कुछ जनरल ऐसी चीजें हैं जो जिनसे रिलेटेड डिस्प्यूट फ्यूचर में अराइज हो सकता है। तो कुछ ऐसी कॉमन सी चीजें हैं, कुछ ऐसी जनरल सी बातें हैं जिन बातों को लेकर लगभग हर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इन बातों को इंक्लूड किया जाता है। और वो कौन कौन से बेसिक पॉइंट हैं जिन पॉइंट को लेकर ठीक रहता है कि अगर एग्रीमेंट कर लिया जाए तो अच्छा है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो मेन कंटेंट्स, जनरल कंटेंट्स आप उसको कह सकते हैं, जनरल कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स को लेकर पार्टनरशिप आपस में एग्रीमेंट करना बेहतर समझते हैं? नंबर फर्स्ट इज योर इंटरेस्ट ऑन capitals. Number second is your interest on drawings. Number third is your salary to an active partner. Number fourth is your commission to a partner. Number fifth is your interest on loan given by a partner to the firm. And finally, number 6 is profit sharing ratio. तो ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स है, ये मैंने बताया आपको अलग अलग पार्टनरशिप में ये अलग अलग हो सकता है, मगर कुछ जनरल कंटेंट्स हैं जो लगभग आपको हर पार्टनरशिप में देखने को मिलेंगे जिनसे रिलेटेड फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकते हैं। वो जनरल कंटेंट आपके सामने लिखे गए हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस आपको अपनी पोजीशन एक बार मैं फिर कंफर्म करवाना चाहता हूँ, आप अकाउंटेंट हैं फर्म के और जो पार्टनर्स हैं ए एंड बी ये आपके ऑपोजिट एंटिटी हैं। कोई भी लेन देन बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में भी होगा तो एज एन अकाउंटेंट आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, राइट? तो मुझे लग रहा है आपको अपनी पोजीशन समझ में आ गई। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है जो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, अब यानी बिजनेस पार्टनर्स का पैसा यूज कर रहा है, तो जब पैसा यूज किया जाता है तो डेफिनेटली उसके बदले में इंटरेस्ट दिया जा सकता है। अब जो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है जिसे कैपिटल कहा जाता है, क्या बिजनेस पार्टनर्स को उस उन कैपिटल्स पे इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं, वो पहले डिसाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए
बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो क्या अब बिजनेस का पैसा कौन यूज कर रहा है? उसके अपने ऑनर्स यूज कर रहे हैं, तो है ना। तो उस टाइम पे क्या बिजनेस उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा या नहीं, ये पहले डिसाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, यानी आपको पता है पार्टनर्स में एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट ऑफिस के डे टू डे फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, राइट। और कुछ पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और डे टू डे ऑफिस में आते भी हैं, है ना, ऑफिस के जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं उनमें इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो उन पार्टनर्स को एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। तो क्या अगर कोई एक्टिव पार्टनर है उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, राइट। और फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे तो उसमें कमीशन टू अ पार्टनर है। कमीशन टू अ पार्टनर यानी अगर कोई पार्टनर अपने ही बिजनेस को प्रमोट करता है तो बिजनेस बढ़ता है, तो वो बिजनेस बढ़ रहा है किसी पार्टनर की प्रमोशन से, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को। तो अगर पार्टनर अपने किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट को प्रमोट करता है अपने ही बिजनेस को और बिजनेस की सेल्स बढ़ती हैं, तो क्या उस पार्टनर को एज ए रिवॉर्ड कोई कमीशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पे वो लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर, राइट, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा बिजनेस को पैसा दिया है एज ए लोन, तो क्या उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ना भी बताया गया हो कि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने डिसाइड नहीं किया था जब उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था, तो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम उस लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को। यानी इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, इट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे वहां पे लिखा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जैसे ए और बी हैं तो ये भी डिसाइड करेंगे कि ये सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जिसे नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है, तो क्या फिर उस प्रॉफिट को हम आपस में कौन सी रेशो में बांटेंगे, यानी बात हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो ये जनरल कंटेंट्स हैं जो पार्टनरशिप लगभग हर पार्टनरशिप में आपको देखने को मिलेंगे या होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो डेफिनेटली अब आपको मैं दोबारा उस जगह लेके जा रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट इज गिवन, और अब आप ये प्रॉफिट लेके बैलेंस शीट वाली तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बिलोंग्स टू ऑनर्स, और यहाँ पे ऑनर दो हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब जब आप उस प्रॉफिट को बांटने लगेंगे तो आपके सामने सवाल आएगा, यार अब इनको प्रॉफिट बांटा कैसे जाए। तो डेफिनेटली आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को देखेंगे, जिसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, कि उसमें क्या क्या जो शर्तें हैं वो रखी गई हैं, फिर उस हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, राइट। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब बैलेंस शीट वाली तरफ गए जहां कैपिटल्स थे, तो जब उस प्रॉफिट को बांटने की शुरुआत आप करने वाले हैं, उस टाइम पे जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को देख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को लेकर पार्टनरशिप जो डीड है वो साइलेंट है, यानी इन पॉइंट्स को लेकर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। तो क्या होगा उस टाइम पे जब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, यानी जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब इन जनरल कंटेंट्स के साथ क्या किया जाएगा। तो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है
देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी एक्टिव पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दी जाएगी। बट अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को एज ए लोन अमाउंट दिया है, उस लोन पे पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं भी किया गया है, तो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल माना जाएगा अमंग द पार्टनर्स। लाइक यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए और बी, तो यहाँ पे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मानी जाएगी 1:1। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर होते तो 1:1:1, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो एज एन अकाउंटेंट आप क्या करेंगे जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात होगी। तो अब आपको पता है एज एन अकाउंटेंट कि नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया होगा, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बट अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सब चीज़ें हैं तो डेफिनेटली उस समय आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो एक नया काम आपको, जब आप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप करने की बात करेंगे तो एज एन अकाउंटेंट एक नया काम आपको करना पड़ेगा जो आप 11th में नहीं करते थे, यानी आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी राइट। तो ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। और ये अकाउंट क्यों बनाया गया है? ये अकाउंट बनाया गया है प्रॉफिट का सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एज पर द पार्टनरशिप डीड, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट देन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। तो एक 12th में जब भी आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि नेट प्रॉफिट इज गिवन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको यहाँ बनाने नहीं पड़ेंगे क्लास 12th में जब आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया होगा, राइट। आपको एक नया अकाउंट सीखना पड़ेगा जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। और डेफिनेटली इफ द नेट प्रॉफिट इज गिवन तो ये अकाउंट बनाया गया है प्रॉफिट का सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो डेफिनेटली जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया होगा और प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो एक नया अकाउंट जो आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है वो क्रेडिट वाली साइड में आप दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट, राइट। हम मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन, राइट। तो जो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दिया गया होगा वो नेट प्रॉफिट आपको दिखाना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट वाली साइड जो नेट प्रॉफिट गिवन है। पर यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिखाया जाता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉफिट है इट मस्ट बी आफ्टर डिडक्टिंग और आफ्टर डेबिटिंग ऑल चार्जेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इस प्रॉफिट में कोई भी ऐसा चार्ज, अब चार्ज का मतलब आपको समझाना चाहूंगा, जिन खर्चों का नेचर कंपल्शन होता है, यानी जो खर्चे कंडीशनल नहीं होते कि प्रॉफिट होगा तो दिए जाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिए जाएंगे, राइट। जिन खर्चों का नेचर कंपल्शन है कि प्रॉफिट हो या ना हो, जो सर्विसेज आप ले चुके हो उसकी पेमेंट करना आपका फर्ज है, उधार किया जा सकता है, बट रिकॉर्डिंग एज एन अकाउंटेंट उनको रिकॉर्ड करना, जिस सेशन में आपने बेनिफिट लिया है उन एक्सपेंसेस का,
उस सेशन में उनको डेबिट करके और कहाँ दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट जब आप नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो खर्चे आप दिखाते हो उन्हें चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट कहा जाता है, क्योंकि उनका नेचर कंपल्शन होता है। उन खर्चों के बेनिफिट बिजनेस ऑलरेडी कंज्यूम या एंजॉय कर चुका होता है, तो उनकी अकाउंटिंग करना ज़रूरी होती है। इसलिए एज एन अकाउंटेंट आप 11th में एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करते थे कि चाहे एक्चुअल पेमेंट उन खर्चों की आप नहीं भी कर रहे तो भी आप उनको डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाली साइड आप उन एक्सपेंसेस को दिखाते थे, चाहे एक्चुअल कैश पेमेंट ना भी हुई हो या ज़्यादा भी हुई हो, तो आप सिर्फ कितना वैल्यू दिखाते थे जितना रिलेटेड टू करंट ईयर होता था। तो यानी अब यहाँ जो हमारे काम की चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने बनाना नहीं है जनरल कंडीशंस में, बट एक बात का ध्यान रखना है कि जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट वाली साइड में दिखाना है और इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है सिस्टमेटिकली, ईदर एज पर द पार्टनरशिप डीड और एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ जो प्रॉफिट आपको दिखाना है वो प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए उस प्रॉफिट में से सभी चार्जेस माइनस हो चुके हों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है वो आफ्टर डेबिटिंग ऑल चार्जेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, जो हमने 1 लाख माना है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद डेफिनेटली अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि यू एन अकाउंटेंट, आपके बिजनेस ने 1 लाख रुपए का, आपकी फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब एज एन अकाउंटेंट आप उसका सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो डेफिनेटली अगर बिजनेस उस प्रॉफिट में से कुछ भी पार्टनर्स को ट्रांसफर करता है एज पर द एग्रीमेंट और एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो कुछ भी जो बिजनेस की तरफ से पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है, डेफिनेटली उससे ये जो प्रॉफिट है ये कम होता जाएगा राइट। तो प्रॉफिट आपने कौन सी वाली साइड में दिखाया है, क्रेडिट वाली साइड में। तो जब भी इस प्रॉफिट में से कुछ एप्रोप्रिएट किया जाएगा उसको डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइक हम मानते हैं कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एग्रीमेंट में था, तो वो आप दिखा देंगे मिस्टर ए को से 20,000 मिस्टर ए को और 20,000, ये मैं इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एज पर द डाटा चलेंगे राइट। अब एक इमेजिनेशन में उसके बाद सपोज कीजिए कि वहां पर एग्रीमेंट में सैलरी की भी बात थी, तो यहाँ पे आप टू सैलरी, लाइक मिस्टर ए को सैलरी थी और मिस्टर बी को कमीशन भी थी, तो यहाँ पे टू जो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा वो डेबिट में रिकॉर्ड होता जाएगा। टू कमीशन लाइक मिस्टर बी। अगर उस प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व क्रिएट किए जा रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली टू, लाइक हम जनरल रिजर्व की बात करते हैं, जनरल रिजर्व 10,000 10,000 10,000। सपोज ये सारी चीजें एग्रीमेंट में थी और आपने एज एन अकाउंटेंट 1 लाख रुपए का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया राइट, तो जैसे जैसे आप उस प्रॉफिट को बांटते गए, किसको, पार्टनर्स को एज पर द एग्रीमेंट, तो आप उसको डेबिट वाली साइड में रिकॉर्ड करते जाएंगे। जो एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिए हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को 20-20 हजार, टू सैलरी मिस्टर ए को 10,000, टू कमीशन मिस्टर बी को 10,000 और टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 10,000 राइट। अब अगर एग्रीमेंट डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की जा रही है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम मानी जाएगी, क्योंकि अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पेमेंट नहीं करनी है, उल्टा अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो उससे चार्ज किया जाएगा, तो इससे बिजनेस की इनकम बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना तय है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट वाली साइड जहां पे आपने प्रॉफिट दिखाया था वहीं पे दिखाया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लाइक ए एंड बी। 10,000 मिस्टर ए को और 10,000 मिस्टर बी से लिया जा रहा है राइट। तो यहां अगर आप देखें, जैसे आप सिंपल लेजर को क्लोज करते हैं उस टाइम पे आप देखें टोटल क्रेडिट वाली साइड 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था और 20,000 रुपए बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला पार्टनर्स से, तो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट हो गया 1,20,000 और उसमें से एज पर द एग्रीमेंट जो प्रॉफिट का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हो वो आपका टोटल बन रहा है 20, 40, 50, 60, 70,000।
यानी टोटल बिजनेस का प्रॉफिट 1,20,000 हुआ, उसमें से 70,000 बिजनेस ने एप्रोप्रिएट कर दिया एज पर द एग्रीमेंट और प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब आपने देखा टोटल 1,20,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 70,000 रुपया पार्टनर्स को बांट दिया गया। अब पीछे 50,000 जो बच रहा है, राइट, 1,20,000 में से 70,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये जो 50,000 का प्रॉफिट बच रहा है, इस प्रॉफिट को कहा जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दैट 50,000 विल बी कॉल्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। अब ये 50,000 जो बच गया, ये किसको मिलना चाहिए? डेफिनेटली प्रॉफिट पे राइट किसका है? पार्टनर्स का है, ऑनर्स का है, और यहाँ पे ऑनर दो है, मिस्टर ए एंड बी। तो ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, ये बांट दिया जाएगा मिस्टर ए और बी को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर दी गई होगी तो ठीक है, अगर नहीं दी गई होगी तो इक्वली बांटा जाएगा। यहाँ हम मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज नॉट गिवन, तो हमने ए और बी को जो प्रॉफिट बचा था, यानी जिसे नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाएगा आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, उस प्रॉफिट को ए और बी को बांट दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहां हम उसे इक्वल मान के चल रहे हैं, तो हाफ मिस्टर ए को दे दिया जाएगा, 25,000 मिस्टर ए को दे दिया जाएगा और 25,000 मिस्टर बी को दे दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट बड़ा आसानी से समझ आ गया होगा। यार ये तो बहुत आसान है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा? जनरल कंडीशन में आपको नहीं बनाना पड़ेगा, बट एक चीज को अगर हम देखें कि अगर जिस तरीके से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी एग्रीमेंट जो किया गया है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी दिया गया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो इन चीज़ों को लेकर, यानी अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को एज ए लोन कुछ दिया है, कोई अमाउंट दिया है, उस पे इंटरेस्ट की बात अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं भी की जा रही, तो भी बिजनेस पार्टनर को 6% के हिसाब से उसके लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। कितना? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बट यहाँ बाकी एप्रोप्रिएशंस और इंटरेस्ट ऑन लोन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बाकी एप्रोप्रिएशंस पार्टनर को की जा रही हैं वो एप्रोप्रिएशंस हैं, यानी कोई भी एप्रोप्रिएशन कंडीशनल होती है। कोई भी एप्रोप्रिएशन तभी की जाती है पार्टनर को अगर प्रॉफिट अवेलेबल हो। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें कोई भी एप्रोप्रिएशन करते वक्त आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रहती है कि यार कोई भी एप्रोप्रिएशन तभी की जाएगी पार्टनर को अगर प्रॉफिट अवेलेबल होंगे तो, राइट। इफ देयर आर नो प्रॉफिट देयर विल बी नो एप्रोप्रिएशन, चाहे एग्रीमेंट में लिखा भी गया हो। लाइक यहाँ पे अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की गई होती बट आपके पास प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता, तो चाहे एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की भी गई है तो भी आप नेट लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट पार्टनर्स को नहीं करते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एप्रोप्रिएशन एंड ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मैंने पहले भी बताया था कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब कंपल्शन, प्रॉफिट हो या ना हो यू हैव टू शो इट एज एन एक्सपेंस। और डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी चार्ज की बात आएगी तो बेहतर होता कि आपको उसे कोई भी चार्ज, आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट आप दिखाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप प्रॉफिट दिखाएंगे वो सभी चार्जेस के माइनस होने के बाद वाला प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर इन एग्रीमेंट्स में हम बात करें कि जो बातचीत हुई है ए और बी के बीच में, उसमें एक ऐसी स्थिति आ गई कि मिस्टर ए ने, मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए का लोन बिजनेस को दिया बिगिनिंग में, जब
जैसे ही सेशन शुरू हुआ, कैपिटल के अलावा मिस्टर ए ने बिजनेस को, फर्म को 1 लाख रुपया एडिशनल दिया एज ए लोन, ये था। अब आपको पता है कि जो मिस्टर ए ने लोन दिया है उस पे बिना बोले भी 6% के हिसाब से इंटरेस्ट, है ना, बिजनेस देगा मिस्टर ए को। बट बाकी एप्रोप्रिएशंस और इसमें क्या डिफरेंस है? बाकी जो चीजें हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू ए पार्टनर, कमीशन टू ए पार्टनर और ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, ये सब कंडीशनल हैं कि अगर प्रॉफिट होंगे तो ये एप्रोप्रिएशंस की जाएंगी। बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका नेचर, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो पार्टनर ने लोन दिया है उस पे जो इंटरेस्ट है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। यानी जो पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है उस पे जो इंटरेस्ट है, अगर रेट ना भी दिया हो तो एट द रेट ऑफ 6%, उसका नेचर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट हो या ना हो वो आपको देना ही देना है। तो कोई भी चार्ज अगेंस्ट द जो प्रॉफिट है उसे कहाँ शो किया जाएगा? इस केस में अगर जो एग्रीमेंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात की गई होगी या किसी पार्टनर ने लोन दिया होगा, उस टाइम पे आपको पता है बिना बोले भी 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को। बट वो दिया कहाँ से जाएगा? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा? नहीं। उस स्पेशल केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा ताकि पहले आप चार्जेस को माइनस कर लें। और आपको पता है बात वो एप्रोप्रिएशंस की कर रहे हैं, बट उसमें एक कंडीशन ऐसी है कि मिस्टर ए ने लोन भी दिया है और उस पर जो इंटरेस्ट पेबल है वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो उस केस में आपको पहले बिना बोले भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा और वहां पे पहले चार्ज दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर? अब सपोज करो, मान लेते हैं कि 30,000, चलो मान लेते हैं 30,000 नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि 1 लाख रुपए का लोन था और बिगनिंग में दिया गया था, 6% पेबल है ना, तो 6,000 बनता है ये। तो हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे 6,000 बनता था मिस्टर ए को देने वाला, तो आपने वो डेबिट वाली साइड में, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। और जो पहले है ना चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन को हम चार्ज मानते हैं, तो उसको चार्ज को दिखाने के लिए आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां पे आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाया, राइट। बट इससे पहले आपको जो नेट प्रॉफिट इज गिवन वो आपको यहां दिखाना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट। जो 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया था, उस प्रॉफिट को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, फिर उसमें से जो चार्ज है जिस इंटरेस्ट ऑन लोन की हम बात कर रहे हैं वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, फिर बाकी सारी एप्रोप्रिएशंस की जाएंगी। और सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जिसे नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है, उस प्रॉफिट को फिर पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। तो इसको अगर लेके चलें थोड़ा सा, मैं इसको अभी चेंज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि फिर नीचे वाला डाटा भी सारा खराब हो जाएगा। तो ये आप, मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कोई भी चार्ज जब आप एप्रोप्रिएशन करने लगते हैं एज एन अकाउंटेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो प्रॉफिट क्रेडिट वाली साइड में आपने दिखाना होता है वो प्रॉफिट में से सभी किस्म के चार्जेस माइनस हुए होने चाहिए। और चार्जेस माइनस करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बट उसमें से कोई चार्ज अभी तक माइनस नहीं है, तो बिना बोले भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, उसके बाद उसमें से चार्जेस को माइनस किया जाएगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बाद बाकी सारी एप्रोप्रिएशंस की जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे इसको मैं ओरली बताने की कोशिश करता हूँ, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसमें से माइनस कर दिया आपने 6,000 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन लोन के थे। तो 1 लाख में से जब 6,000 आपने माइनस कर दिया
तो 94,000 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट वाली साइड में शो किया जाएगा। उसके बाद वो सारी एप्रोप्रिएशंस की जाएंगी जो एग्रीमेंट में कही गई हैं, या नहीं भी कही गई तो वो प्रोविजंस अप्लाई कर दी जाएंगी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती हैं, जो मैंने पहले आपको बताई थी। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि जब भी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की जाएगी तो कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। बट अगर जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा उसमें से कोई चार्ज माइनस नहीं किया गया होगा तो बिना बोले भी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम ये वाला वीडियो, क्योंकि ये वीडियो एक बार मैंने पहले भी अपलोड किया था बट वो बिना बोर्ड के यूज़ करके हमने किया था। आज भी काफ़ी कंजेस्टेड लिखा गया है बट मुझे लग रहा है अगर आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे तो भी आपको ये चीज़ बड़ा आसानी से समझ आ जाएगी। फिर भी अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, है ना, हमारे पास बड़ा बोर्ड नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था 8 साल ज़िंदगी के मेरे बिना टीचिंग के, मतलब उतना पैशनेट होके मैं टीचिंग कर नहीं पाया। कुछ अपनी गलतियां थी जिनकी सज़ाएं मिल रही थी। बट अब 8 सालों के बाद, है ना, तो बहुत सी चीज़ें अरेंज करने में अभी टाइम लग रहा है। लाइक फ़ोन मैंने काफ़ी देर बाद एक नया ख़रीदा है, तो उसके बाद एक फ्रेंड ने एक छोटा बोर्ड मुझे प्रोवाइड कर दिया है। अब बड़े बोर्ड के लिए फ़ंड्स की कमी है पर बहुत जल्दी मैं वो भी अरेंज कर लूँगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको उस टाइम के लिए ज़रूर करना पड़ेगा। बट अगर इन वीडियो से भी आपका कोई पर्पस सॉल्व हो रहा है, हम अगर उस तरफ बढ़ रहे हैं कि 100 में से 100 किए जा सकते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे नोटिस में वो चीज़ें ज़रूर लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करेंगे और आप खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और मेरी कमियाँ मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि हम अगली वीडियोज़ में उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद सबको। 100 में से 100 के लिए मेरी मनोकामना है कि आप सब बच्चों को 100 में से 100 नंबर मिलें और आपकी ज़िंदगी में जो आपके सपने हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। धन्यवाद।